हेलो बच्चों, वेलकम है आपका फिर से एक बार मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज का जो वीडियो है ये लेकर के आए हैं आपके लिए और इसमें क्लास 11th का मैं टॉपिक आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। सेट्स 4th पार्ट तक हमने कवर कर लिया था और आज हम 5th वाला पार्ट इसका कंटिन्यू कर रहे हैं। तो बच्चों, इससे प्रीवियस वीडियोस में हमने यहां पर सेट्स के एप्लीकेशंस के ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करा था और आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थोड़ा सा ध्यान आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा और ये टॉपिक है सेट्स के लॉस के ऊपर। तो बेहतर होगा आप इस वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी आप इसे स्किप ना करें क्योंकि हर पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट होगा जिसके बेसिस पर आज हम और क्वेश्चंस इसके आगे करने वाले हैं। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं टॉपिक लॉज ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स, या इसे हम कह सकते हैं लॉज ऑफ सेट्स। तो यहां पर हम सेट्स के कुछ लॉ पढ़ेंगे और उन्हीं लॉस का आज हम एप्लीकेशन भी देखेंगे कुछ क्वेश्चंस में। सबसे फर्स्ट जो सेट का है, सबसे फर्स्ट लॉ जो है, इसे कहा जाता है आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट लॉ ऑफ सेट। तो ये सेट का फर्स्ट लॉ है, किसी भी एक सेट ए के लिए, फॉर एनी सेट ए, दो लॉज यहां पे हम पढ़ेंगे और बहुत सिंपल से लॉ है ये। सबसे फर्स्ट जो लॉ है वो ये है, किसी भी सेट ए के लिए अगर ए और ए का यूनियन करा जाएगा, यानी दोनों सेट अगर ए ही हैं, एक ही हैं, तो उनका यूनियन भी वही सेट होगा। तो ए और ए का अगर हम यूनियन करें हमें ए मिलेगा और इसी का एक सेकंड पॉइंट है। सेकंड पॉइंट इस तरह से है, ए और ए का अगर इंटरसेक्शन करा जाएगा तो भी हमें ए मिलेगा, यानी किसी भी एक सेट के लिए अगर उस सेट का आपस में हम यूनियन निकालते हैं या उस सेट का हम आपस में इंटरसेक्शन निकालते हैं, सो वी गेट सेम सेट। तो ये था बेटा फर्स्ट लॉ। सेकंड जो लॉ है इसे कहा जाता है आइडेंटिटी लॉ ऑफ सेट। तो सेकंड लॉ है आइडेंटिटी लॉ ऑफ सेट। इसमें दो लॉज हम पढ़ने वाले हैं। सबसे फर्स्ट लॉ ये है, अगर हम किसी भी एक सेट ए का और 5 का यूनियन करें तो हमें ए ही मिलेगा, यानी किसी भी सेट और नल सेट का यूनियन करने के बाद वही सेट आएगा। सेकंड इसमें जो लॉ है वो ये है, किसी भी सेट का अगर इंटरसेक्शन निकाला जाएगा यूनिवर्सल सेट से, ए और यूनिवर्सल सेट का अगर हम इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं, वी गेट सेट ए। क्योंकि यूनिवर्सल सेट में हर सेट प्रेजेंट होता है, तो इसीलिए यूनिवर्सल सेट में ए भी प्रेजेंट होगा, यानी दोनों में कॉमन क्या हो गया, ए और इंटरसेक्शन कॉमन को ही डिनोट करता है। इसके बाद जो नेक्स्ट लॉ हम पढ़ेंगे बच्चों, ये कहलाता है कम्यूटेटिव लॉ। और इस कम्यूटेटिव लॉ में भी हम दो लॉज पढ़ेंगे, आइडेम्पोटेंट लॉ और आइडेंटिटी लॉ को हमने डिफाइन करा था। ये केवल एक सेट के लिए ही डिफाइन होते हैं, लेकिन जो हम यहां पर कम्यूटेटिव लॉ पढ़ने जा रहे हैं दैट इज डिफाइंड फॉर टू सेट, यानी फॉर टू सेट ए एंड बी। अगर हम ए और बी का यूनियन करें तो ये इक्वल होगा बी और ए के यूनियन के, यानी किसी भी सेट को अगर पहले लिखा जाएगा तो इससे यूनियन पे उन दोनों के कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। नेक्स्ट इसी में जो सेकंड लॉ होगा ये हम इंटरसेक्शन पे पढ़ेंगे। ए और बी सेट का अगर हम इंटरसेक्शन करें या फिर बी सेट और ए सेट का इंटरसेक्शन करा जाए
सो ये भी दोनों ही केस में इक्वल रहेगा, यानी किसी भी सेट को अगर हम पहले लिखते हैं और उसके बाद उसका यूनियन करा जाए या उसका इंटरसेक्शन करा जाए, वी गेट सेम आंसर। तो ये हमने 3 लॉ पढ़ ली हैं बच्चों। आगे बढ़ते हैं 4th लॉ की तरफ। जो नेक्स्ट लॉ होगा 4th लॉ, इसे कहा जाता है एसोसिएटिव लॉ। और ये वाला जो लॉ है ये 3 सेट के लिए डिफाइन होता है, फॉर एनी 3 सेट। फर्स्ट इसमें जो लॉ है वो इस तरह से है, ए यूनियन बी यूनियन सी। या पहले अगर हम ए और बी का यूनियन निकालें उसके बाद सी का यूनियन निकालें तो ये इक्वल ही आएगा। तो कहने का मतलब ये है, पहले हमने बी और सी का यूनियन निकाला, देन हमने ए का यूनियन निकाला, या फिर हमने पहले ए और बी का यूनियन निकाला फिर हमने सी के साथ उसका यूनियन निकाला, दोनों ही केस में ये इक्वल ही रहेगा। और एक और पॉइंट इसमें है जो इंटरसेक्शन पे बेस्ड है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन सी। यानी कि अगर हम पहले ए और बी का इंटरसेक्शन निकालें फिर हम सी के साथ इंटरसेक्शन निकालें, या फिर पहले बी और सी का इंटरसेक्शन निकाला जाए फिर ए के साथ इसका इंटरसेक्शन निकाला जाए, दोनों ही केस में रिजल्ट इक्वल रहेगा। तो बच्चों यहां तक हमने जितने भी लॉ अभी तक पढ़े हैं ये काफी सिंपल लॉ हैं, याद रखना इसे काफी आसान होगा। अब जो हम लॉ पढ़ने जा रहे हैं रिमेनिंग 2 लॉज, यही लॉ ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और इन्हीं को थोड़ा सा आपको लिख के इसे याद करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक जितने भी लॉ थे काफी सिंपल थे। तो 2 लॉज और रह गए हैं। नेक्स्ट जो हम लॉ पढ़ेंगे ये कहलाता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। और इस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में भी हम 2 लॉ को पढ़ने वाले हैं। सबसे फर्स्ट लॉ इसमें इस तरह से है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। यानी एक इसमें यूनियन होगा और एक इंटरसेक्शन होगा, तब इस लॉ को अप्लाई करा जाएगा। और अप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा, पहले मैं यहां पे लिख लेता हूं, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो यहां पर इसे हम इस तरह से समझेंगे, अगर यूनियन होगा तो वो यूनियन इंटरसेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। यूनियन इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इंटरसेक्शन। तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी अगर है, इसे हम लिख सकते हैं ए यूनियन बी इंटरसेक्शन में चेंज हो जाएगा ये वाला यूनियन, देन ए इंटरसेक्शन सी। तो इसे आप स्टेटमेंट की फॉर्म में भी याद रखें, जिससे कि लिखते वक्त कोई गलतियां ना हो। यूनियन इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इंटरसेक्शन। और इसी तरह से हम एक और लॉ पढ़ेंगे जिसमें इंटरसेक्शन यूनियन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इसका एक और लॉ है बच्चों, सेकंड लॉ। अगर इस तरह से दिया है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो इस कंडीशन में ये वाला जो आपको इंटरसेक्शन दिख रहा है, ये इंटरसेक्शन यूनियन में डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी ए यूनियन बी, और ये बन जाएगा, नहीं, ए इंटरसेक्शन बी, ये वाला इंटरसेक्शन चेंज हो जाएगा यूनियन में, यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। सो हमने यहां पर देखा जो इंटरसेक्शन था ये यूनियन में डिस्ट्रीब्यूट हो गया और ये वाला यूनियन इंटरसेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट हो गया।
इस लॉ के बाद एक लास्ट लॉ रह गया है बच्चों, जिसका हमने प्रूफ एक एक्सरसाइज में भी देखा था, लेकिन आज फिर से हम इसे लिखेंगे और याद रखेंगे। नेक्स्ट जो लॉ है, सिक्स्थ लॉ, ये कहलाता है डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ। तो डी मॉर्गन्स लॉ में हम दो लॉ पढ़ेंगे। सबसे जो फर्स्ट लॉ है ये है ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। इस कॉम्प्लीमेंट को हम लिख सकते हैं ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। एंड सेकंड लॉ है ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट अगर होगा तो इसे लिखा जा सकता है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। सो A union B whole complement is equal to A complement intersection B complement and A intersection B whole complement is equal to A complement union B complement। तो बच्चों इसे आप लिख के याद करिए। जैसा कि हमने आपको बताया, जो लास्ट के दो लॉ थे इसे ही आपको कंसंट्रेट करना है, क्योंकि इससे पहले जो लॉ थे ये काफी सिंपल है, जो एक बार पढ़ने पे आपको याद रहने वाले हैं। तो अब हम आगे बढ़ जाते हैं बेटा। और मिसलेनियस अगर आपको ध्यान होगा तो हमने कवर की थी, और हमने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो सेट्स पे थी उसके बेसिस पर जो क्वेश्चन मिसलेनियस में थे हमने उनको कवर कर लिया था, क्योंकि हमने सेट्स के लॉस तो पढ़े नहीं थे और आज हमने सेट्स के लॉस को पढ़ा है। तो आज हम सबसे पहले मिसलेनियस में जो इस पे बेस्ड क्वेश्चन है उन्हें ही पूरा करेंगे। तो हम एनसीईआरटी में आ जाते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज, और जो इन लॉस के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन थे सबसे पहले उन्हीं क्वेश्चन को करा जाएगा। सो मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 1, सबसे पहले जो हम क्वेश्चन कवर करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 3, जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेट एबीसी बी द सेट्स सच दैट A union B is equal to A union C and एक और इंफॉर्मेशन हमें गिवन है। ये इंफॉर्मेशन है A इंटरसेक्शन B is equal to A intersection C, then we have to prove that B is equal to C। ये दो इंफॉर्मेशन गिवन है, और बेटा प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ ये करना है सेट B is equal to सेट सी। कैसे करेंगे समझिए से। ये दोनों इंफॉर्मेशन गिवन है और इन दोनों इंफॉर्मेशन में से हम किसी भी इंफॉर्मेशन का यूज कर सकते हैं। अगर हम इसका यूज कर रहे हैं तो यहां पर आपको दिख रहा है यूनियन होगा, तब हमें इंटरसेक्शन लगाना है, और अगर हम इसका यूज कर रहे हैं यहां पर इंटरसेक्शन है तो हमें लगाना है यूनियन। तो मैं यहां पर इसका यूज कर रहा हूं, इसे हम अभी ऐसे रहने दे रहे हैं, बाद में इसका रोल आएगा, और हम इस वाली रिलेशन का यहां पर यूज कर रहे हैं क्योंकि हमें प्रूफ करना है B इज इक्वल टू C, और हम यहां पर यूनियन का यूज कर रहे हैं। तो बच्चों इससे आपको याद रहेगा, इस रिलेशन में एक बार आपको दोनों साइड B इंटरसेक्शन कंसीडर करना है और एक बार दोनों साइड आपको कंसीडर करना है इंटरसेक्शन C। तो सबसे पहले टेकिंग B इंटरसेक्शन बोथ साइड, यानी दोनों साइड हम B इंटरसेक्शन लगा रहे हैं। लगाने के बाद हमारे सामने रिजल्ट आ गया। अब इस रिजल्ट को कैसे समझेंगे, इसके लिए मैं आपको यहां पर एक वेन डायग्राम बना के दिखाता हूं। हमने यहां पर A और B सेट को रिप्रेजेंट कर दिया, और A यूनियन B इतने शेडेड पोर्शन को रिप्रेजेंट करता है। हमें करना क्या है, A यूनियन B और B का इंटरसेक्शन निकालना है। देखिए A यूनियन B तो ये हो गया,
और बी ये वाला सेट हो गया, यानी दोनों में कॉमन क्या हो गया, बी। वो तो आपको यहां से भी क्लियर है, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, यानी इन दोनों में कॉमन क्या है, बी। तो हम इसे यहां पर लिख सकते हैं बी। अब इसका समाधान तो हो चला, ये जो रह गया इसका समाधान बेटा बाकी है। और इसका समाधान कैसे होगा, एक यूनियन है, दूसरा इंटरसेक्शन है। रिकॉल करें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, अगर इंटरसेक्शन है तो ये यूनियन में डिस्ट्रीब्यूट होगा। कैसे होगा, ए यूनियन बी, ऐसे था। अगर ये इंटरसेक्शन है तो ये यूनियन में डिस्ट्रीब्यूट होगा। यूनियन का मतलब ये हुआ, जो हमने लॉ पढ़ा था, अगर आप उसे रिकॉल करें, मैं एक बार आपको यहां पे करवाना चाह रहा हूं जिससे कि बिल्कुल क्लियर हो जाए। यहां मैं आपको लॉ लिख के बताता हूं। जो हमने लॉ पढ़ा था वो लॉ इस तरह से था, अगर ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी था, तो इसे हम क्या लिखते थे, ए यूनियन बी, ए यूनियन सी, और ये वाला बन जाता था बेटा इंटरसेक्शन। अंतर इस बात का है कि यहां पर हमने जो पढ़ा था ब्रैकेट में के बाद दो टर्म थी यूनियन के बाद, और यहां पे टर्म पहले आ गई। तो अगर हम चाहें तो इन दोनों में हम कम्यूटेटिव लॉ भी तो लगा सकते हैं, जिसकी रिक्वायरमेंट फिलहाल नहीं है, यानी हम इसे पहले लिख दें और इसे बाद में लिख दें, तो इसके आगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बिल्कुल आसानी से लग जाएगा, क्योंकि हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ उसी तरह से ही पढ़ा था। तो मैं यहां पर आपको एक स्टेप करके दिखा रहा हूं, हालांकि इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हम इसके आगे डायरेक्ट भी लगा सकते थे, लेकिन क्योंकि ये स्टार्टिंग चल रही है इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो मैं सबसे पहले बेटा यहां पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से पहले कम्यूटेटिव लॉ लगा रहा हूं, जिससे कि लॉ भी रिवाइज हो जाएगा। इन दोनों को इंटरचेंज कर लेते हैं, ये पहले वो बाद में। अब अगर ये वाला इंटरसेक्शन है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, बी इंटरसेक्शन ए। ये वाला इंटरसेक्शन किसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा, यूनियन में होगा, और इसे लिख सकते हैं बी इंटरसेक्शन सी। क्लियर है बेटा, इंटरसेक्शन किसमें डिस्ट्रीब्यूट हुआ, यूनियन में। अब बी इंटरसेक्शन ए और ए इंटरसेक्शन बी एक ही बात है, मैं फिर भी इसे चेंज कर रहा हूं क्योंकि हम फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा कर रहे हैं प्रॉपर्टी पे, जिससे कि आपको परेशानी ना हो, समझने में बिल्कुल क्लियर हो जाए एक ही बार में, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं। तो ये आ गया रिजल्ट, हमने इसे इंटरचेंज कर लिया, और ये किसके इक्वल यहां पर है, बी, जिसे हम बच्चों इक्वेशन नंबर फर्स्ट से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो ये हमने इसे रिप्रेजेंट कर लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट से। अब इसके बाद इसका यूज अभी होने वाला है बेटा, तो इसे मैंने मिटा दिया तब तक। अब इसके बाद क्या होगा, फिर से एक बार हम इस रिलेशन का यूज करेंगे। अभी हमने क्या लगाया, दोनों साइड बी इंटरसेक्शन, अब हम दोनों साइड क्या लगाएंगे, सी इंटरसेक्शन। तो टेकिंग सी इंटरसेक्शन बोथ साइड, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, और यहां पर ये हो जाएगा ए यूनियन सी इंटरसेक्शन सी। अब यहां पर ये इंटरसेक्शन है, ये यूनियन में डिस्ट्रीब्यूट होगा, जैसा कि हमने यहां पर इंटरचेंज पहले करा था फिर लगाया था। अब हम इंटरचेंज ना करके डायरेक्ट आपको बता रहे हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन सी, ये इंटरसेक्शन यूनियन बन जाएगा, और फिर लिख सकते हैं इसे बी इंटरसेक्शन सी। अब यहां पे आ जाए भैया, ये देखें आप, ये यूनियन है, ये इंटरसेक्शन है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, इन दोनों में कॉमन क्या नजर आ रहा है, इस सेट में सी है, इसमें भी सी है, यानी कॉमन क्या हो गया, सी हो गया। एक रिलेशन हमें गिवन थी, इसके अलावा क्या गिवन थी, अभी मैंने मिटाया था,
तो ये रिलेशन आप देखिए, आपको गिवन है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन सी, यानी कि यहां पर बी इंटरसेक्शन सी जो आपको दिख रहा है, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर हो गया बच्चों? ये ए इंटरसेक्शन सी गिवन है, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी। सो हमने यहां पर ए इंटरसेक्शन सी की जगह ए इंटरसेक्शन बी लिखा, ये ऐसी रहेगा और ये भी ऐसी रहेगा विच इज इक्वल टू सी, और इसे हमने बना लिया है यहां पर इक्वेशन नंबर सेकंड। तो आप ये देखिए, फर्स्ट इक्वेशन में ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी किसके इक्वल था, बी के इक्वल था, और यहां पर ये किसके इक्वल आ गया, सी के इक्वल आ गया, जिसे हमने क्या बनाया है, इक्वेशन नंबर सेकंड। सो ये वाली साइड इक्वल हो गई, इट मींस बी इज इक्वल टू सी। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड वी गेट B इज इक्वल टू सी, जो हमें प्रूव करना था। तो एक क्वेश्चन हमने करा है प्रॉपर्टी पे बेस्ड। इसके अलावा एक और क्वेश्चन है यहां पर जो मैं पहले आपको करवाना चाहूंगा, क्वेश्चन नंबर 11। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये थर्ड क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 11 वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम 11th क्वेश्चन करते हैं। लेट ए एंड बी बी द सेट, और यहां पर हमें जो रिलेशन गिवन है दैट इज ए इंटरसेक्शन एक्स इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन एक्स इज इक्वल टू 5, एंड वन मोर रिलेशन वी आर गिवन ए यूनियन एक्स इज इक्वल टू बी यूनियन एक्स फॉर some set x, x here is a set। so हमें यहां पर प्रूव करना है a is equal to b। तो ये दोनों क्वेश्चन थर्ड के बाद मैंने इतना स्किप क्यों करा कि मैं सीधे 11th में आ गया, उसका रीजन ये है कि थर्ड और 11th का तरीका जो है वो लगभग एक जैसा है, तो इसलिए हमने पहले दोनों क्वेश्चन एक साथ कर लिए हैं। तो देखें यहां पर यूनियन हमें इन दोनों का गिवन है, और हमें क्योंकि प्रूव करना है a इज इक्वल टू बी, तो हम क्या करेंगे, एक बार दोनों साइड a से इंटरसेक्शन, एक बार दोनों साइड b से इंटरसेक्शन, बिल्कुल वैसे जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में करा, टेकिंग a इंटरसेक्शन बोथ साइड। अब यहां पर इंटरसेक्शन का मतलब है कॉमन, इन दोनों सेट में हमें कॉमन निकालना है। आपको दिख रहा होगा दोनों सेट में कॉमन क्या है बेटा, ए, और एक इंटरसेक्शन एक यूनियन आया, देन वी अप्लाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। फिर से समझ लें कैसे अप्लाई होगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन यूनियन बन जाएगा ए इंटरसेक्शन एक्स, सो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन। अब ए इंटरसेक्शन एक्स हमें कितना गिवन है, 5 गिवन है, तो इसकी जगह हमने 5 लिख दिया, यानी अब हमें इन दोनों सेट का यूनियन निकालना है। अभी हमने पढ़ा था किसी भी सेट और 5 का यूनियन वही सेट होता है, इट मींस इन दोनों का जो यूनियन होगा वो ए इंटरसेक्शन बी होगा, जिसे हमने इक्वेशन फर्स्ट से कर लिया है डिनोट। अब हम फिर से बेटा एक बार इस रिलेशन का यूज करने वाले हैं, और रिलेशन क्या है, A यूनियन X इज इक्वल टू B यूनियन X, और अब मैं दोनों साइड इंटरसेक्शन लगाऊंगा B, क्योंकि हमें प्रूव करना था A इज इक्वल टू B, टेकिंग B इंटरसेक्शन बोथ साइड, अब यहां पर एक इंटरसेक्शन एक यूनियन है, अप्लाइंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वी गेट B इंटरसेक्शन A
इंटरसेक्शन यूनियन में डिस्ट्रीब्यूट होगा, बी इंटरसेक्शन एक्स, और इन दोनों सेट में इंटरसेक्शन का मतलब है कॉमन आपको लिखना होगा, दोनों में कॉमन क्या है वही आपको लिखना है, यानी कि बी इंटरसेक्शन एक्स कितना है बेटा 5। तो अच्छा यहां पर जो बी इंटरसेक्शन ए है इसमें कम्यूटेटिव लॉ लगाकर हम इससे ये भी तो लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी, इसकी जगह क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा और ये बी बन गया। किसी भी सेट और 5 का यूनियन वही सेट होगा, वी गेट ए इंटरसेक्शन बी, और इसे हमने बनाया इक्वेशन नंबर सेकंड। आप देख सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में ए किसके इक्वल था, ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल था, ए इंटरसेक्शन बी। फ्रॉम 1 and 2 वी गेट ए इज इक्वल टू बी। सो ये क्वेश्चन हमने कवर कर लिया है। अब हम 9th वाले क्वेश्चन में आ जा रहे हैं। मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा रैंडम ऑर्डर में करा रहा हूं और उसका रीजन सिर्फ यही है कि डिफिकल्टी लेवल को भी हम यहां पे लेके चल रहे हैं, जिससे कि सेट्स के लॉज को समझने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना आए। और मैं फिर से आपको एक बार बता देना चाह रहा हूं, इस वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि हर पॉइंट इसमें काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। यही सेट्स चैप्टर का थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट है। अगर आपने इसमें कमेंट कर लिया तो पूरा सेट्स आपको आ गया। सो क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, जिसमें दो पार्ट्स को हमें प्रूव करना होगा। फर्स्ट पार्ट है और आप ऊपर देखिएगा क्या लिखा है, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स। मतलब आपको एग्जाम्पल लेके नहीं करना है, सेट्स की प्रॉपर्टीज जो हमने पढ़ी है, सेट्स के जो लॉज हमने पढ़े हैं उसका यूज करना है। सो फर्स्ट पार्ट हियर इज ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, जिसे हमें प्रूव करना है ए के इक्वल, और इसे प्रूव करने के लिए टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। सो एक यूनियन है और एक इंटरसेक्शन है। इस कंडीशन में हम क्या करते थे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाते थे। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाइए आप, ये ए यूनियन ए हो जाएगा, यूनियन इंटरसेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ये ए यूनियन बी होगा। किसी भी दो सेट का यूनियन करते हैं वही सेट आता है, यानी आपको ए ही मिलने वाला है। सो वी गेट ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। अब आप देख सकते हैं दोनों में कॉमन क्या है, ए, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, ए। सेकेंड पार्ट जो है ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, जिसे हमें ए प्रूफ करना है। और अभी तक हम इसे डायरेक्ट लिखते थे कि दोनों में कॉमन क्या है, लेकिन क्वेश्चन ही अगर ये है तो डायरेक्ट नहीं लिखना है, एक दो स्टेप्स आपको परफॉर्म करने पड़ेंगे। सो मैं फिर से एक बार लेफ्ट हैंड साइड को लिखता हूं, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। और इंटरसेक्शन यूनियन जब दोनों होते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को अप्लाई करा जाता है। सो अप्लाइंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ए इंटरसेक्शन ए, इंटरसेक्शन यहां पे यूनियन बन जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। दो सेट का इंटरसेक्शन वही रहेगा, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। अब जो ये कंडीशन यहां पर आ गई बच्चों, इसे समझाने के लिए मैं आपको एक वेन डायग्राम बनाऊंगा। सो ये मैंने मिटाया है, लीजिए ये रहा वेन डायग्राम। अब यहां पर क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, और ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है ये वाला शेडेड रीजन, ये वाला शेडेड पोर्शन। फिर ये क्या है, ए का मतलब है ये पूरा हो गया। और हमें क्या करना है, दोनों का यूनियन, यानी दोनों शेडेड पोर्शन को मिला दें। सो दोनों शेडेड पोर्शन को अगर हमें मिला दिया तो आपको क्या मिला, ये पूरा ए, यानी किसके इक्वल आएगा, सेट ए, जो हमने प्रूव कर लिया है। नाउ 9th क्वेश्चन, के बाद हम क्वेश्चन 8 पे आते हैं। We are given two parts. First is
सबसे पहले हम यहां पर समझेंगे व्हाट इज a माइनस बी। वेन डायग्राम से क्लियर हो चुका था a माइनस बी का मतलब होता है a नॉट इन b। ऐसे नहीं मानोगे तुम लोग, लग रहा है, बना के बताना पड़ेगा फिर से। तो a माइनस बी का मतलब है बेटा ये वाला पार्ट। अब यहां पर एक फॉर्मूला हम बना रहे हैं a माइनस बी का, तो एक फॉर्मूला है, आगे भी ये काम आएगा, इससे आप याद रखें। a माइनस बी हुआ करता है a इंटरसेक्शन b डैश। यानी कि अगर हम इसे वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करें a इंटरसेक्शन b डैश को, तो हमें यही मिलने वाला है। ये मैंने फॉर्मूला बना दिया, लिख दिया। a माइनस बी का मैंने नहीं बनाया है, बताया मतलब। तो ये a माइनस बी का फॉर्मूला है a इंटरसेक्शन b डैश। अब मैं इस क्वेश्चन को करूंगा और इसे करने के लिए अब मैं लेफ्ट हैंड साइड से इसे सॉल्व करूंगा। तो सबसे पहले मैंने यहां पे फॉर्मूला लगाया a माइनस बी का, जिसका मतलब होता है a इंटरसेक्शन b डैश। ठीक है, तो बच्चों एक पॉइंट यहां पे आ गया है जिसे समझना जरूरी है, और वो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ 3 सेट में हमने पढ़ा था, लेकिन यहां पर ये क्या 4 सेट आ गए। हम इसमें भी डायरेक्ट लगा सकते हैं, लेकिन समझने में दिक्कत ना हो इसलिए मैं आपको ये स्टेप वाइज करा रहा हूं। अगर ऐसा केस आ जाए तो हमारे पास एक ऑप्शन ये भी है कि हम जो ये 4 सेट हैं इन्हें 3 सेट बना लें। कैसे बना लें 3 सेट? लो, बहुत आसान है, मैथ में x मान लिया। तो हमने क्या करा, a इंटरसेक्शन b को x से डिनोट कर लिया, यानी कि ये हो जाएगा x यूनियन a इंटरसेक्शन b डैश। तो अब आपने देखा 3 सेट बन गए, आसानी से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगेगा। यूनियन अगर है किसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ये इंटरसेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसे हम लिख सकते हैं x इंटरसेक्शन a, x यूनियन a, और डिस्ट्रीब्यूट ये इंटरसेक्शन में होगा, देन x यूनियन b डैश। तो हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया, जो हम डायरेक्ट भी लगा सकते थे, अगर हम x को नहीं मानते तब भी लग सकता था, लेकिन बेहतर है हमने पूरे स्टेप वाइज इसे करा। मैंने भी स्टेप को लिख के आपको बताया है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लग गया, x का काम पूरा हो चुका है, x की वैल्यू लगा दी जाए। x की वैल्यू क्या थी, a इंटरसेक्शन b। तो बच्चों मैं यहां पर x की वैल्यू लगा रहा हूं, a इंटरसेक्शन b यूनियन a, और इसे मैंने ब्रैकेट में बंद कर दिया है, इंटरसेक्शन, इस वाले x में भी मैं वैल्यू लगाऊंगा, a इंटरसेक्शन b यूनियन b डैश। अब यहां पर ये कंडीशन को तो अभी हमने क्वेश्चन में समझा था, जब यूनियन होता है मतलब कॉम्बिनेशन होता है, हमें बड़ा सेट देखना है, इंटरसेक्शन होगा तो कॉमन देखना है। इन दोनों में बड़ा सेट क्या है, a, क्योंकि a इंटरसेक्शन b जो होगा वो a में भी आएगा, यानी इन दोनों का यूनियन क्या हो गया, a, जिसे हम डायरेक्ट ही लिख सकते हैं। और रही बात इसकी, तो एक इंटरसेक्शन एक यूनियन है, फिर से क्या लगेगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाइए, a यूनियन b डैश लिख सकता हूं इसे मैं। ये वाला यूनियन बन जाएगा इंटरसेक्शन, और ये हो जाएगा b यूनियन b डैश। नेक्स्ट स्टेप, a इंटरसेक्शन, इसे मैं अभी ऐसे लिखूंगा। अब b और b डैश का हमें यूनियन करना है, और इसे समझने के लिए यहां बनाता हूं मैं बेटा एक वेन डायग्राम।
बी सेट ये वाला हो गया, बी डैश का मतलब हुआ इसका कॉम्प्लीमेंट, यानी कि यूनिवर्सल सेट माइनस बी। दोनों में क्या करना है, यूनियन निकालना है, दोनों को मिला दिया, क्या बना, पूरा यूनिवर्सल सेट बन गया। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, यूनिवर्सल सेट लिख सकते हैं। देन ए इंटरसेक्शन, किसी भी सेट और यूनिवर्सल सेट में कॉमन वही सेट होगा, इट मींस इन दोनों का इंटरसेक्शन होगा ए यूनियन बी डैश। देन आप देख सकते हैं इन दोनों में हमें कॉमन निकालना है, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन। इस सब में आपको कॉमन क्या नजर आ रहा है, ए, विच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। सो हमने ये क्वेश्चन का एक पार्ट जो था वो पूरा करा। अब मैं आपको इसका सेकंड पार्ट जो है वो करवा देता हूं। सेकंड पार्ट है ए यूनियन बी माइनस ए इज इक्वल टू ए यूनियन बी। तो अब मैं इसे लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करता हूं। तो हमने बच्चों एक फॉर्मूला देखा था, a माइनस बी क्या होता है, a इंटरसेक्शन b डैश। तो b माइनस a क्या होगा, b इंटरसेक्शन a डैश। ओके, अब यहां पर यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों आ गए। इस कंडीशन में हम क्या लगाएंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ए यूनियन बी, यूनियन इंटरसेक्शन में चेंज हो जाएगा, ए यूनियन ए डैश। ये तो ऐसे ही रहेगा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन। अभी आपको बताया था किसी भी सेट और उसके कॉम्प्लीमेंट का यूनियन, ये क्या बन जाएगा, यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। और इन दोनों में अब हमें क्या निकालना है, कॉमन। यूनिवर्सल सेट और किसी भी सेट में वही सेट तो कॉमन होगा, क्योंकि ए यूनियन बी इटसेल्फ इज प्रेजेंट इन यूनिवर्सल सेट। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आया, ए यूनियन बी, और यही थी बेटा राइट हैंड साइड। तो लीजिए, ये क्वेश्चन भी पूरा हो चुका है प्रॉपर्टी वाला। तो हमने 9th करा, 8th करा, सारे प्रॉपर्टीज वाले मैंने आपको एक साथ कराए हैं। थोड़ा सा मैंने रैंडम ऑर्डर में कराया, उसका रीजन ये है कि डिफिकल्टी लेवल को मैंने यहाँ पे मेंटेन करा, जैसा आपको दिख रहा होगा। इस 8th वाले क्वेश्चन में जो फर्स्ट पार्ट था, काफी सारे इसमें स्टेप्स, तो हमने इसको लास्ट में कवर करा। अब बच्चों जो क्वेश्चन रिमेनिंग इसमें रह गए हैं, काफी सिंपल क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा टाइम बचा है, तो मैं आपको एक दो और क्वेश्चन सोच रहा हूं कवर करा दूं। जैसे क्वेश्चन इसमें है 4th क्वेश्चन, ये हम आपको कवर करा दे रहे हैं। शो दैट द फॉलोइंग 4 कंडीशंस आर इक्विवेलेंट। तो यहां पर आपको 4 कंडीशन गिवन है, और ये आपको बताना है कि चारों कंडीशंस इक्विवेलेंट होंगी। फर्स्ट कंडीशन इज ए सबसेट ऑफ बी। सेकंड कंडीशन है a माइनस बी इज इक्वल टू 5। थर्ड वन इज a यूनियन b इज इक्वल टू b। और फोर्थ कंडीशन में यहां पे लिख रहा हूं a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू a। तो ऑल दीज 4 कंडीशंस आर इक्विवेलेंट। ये कैसे प्रूफ होने वाला है, सबसे पहले हम इस वाली कंडीशन पे आ रहे हैं, a सबसेट ऑफ b का क्या मतलब हुआ। a सबसेट ऑफ b का मतलब हुआ सेट a कंटेंट इन b। सो जो a बनेगा ये b सेट के अंदर बना। सेकेंड कंडीशन की अगर हम बात करें, a माइनस बी इज इक्वल टू 5,
ए माइनस बी का क्या मतलब होता है? ए नॉट इन बी। इसका भी वेन डायग्राम यही बनने वाला है। क्यों बनने वाला है? ये इसका रीजन सुने। पूरा ए सेट बी में प्रेजेंट है, तो ए का कौन सा एलिमेंट ऐसा है जो बी में नहीं है? कोई भी नहीं है, यानी कि 5। अगर हम इसका वेन डायग्राम बनाए तो ये भी यही बनेगा। क्यों बनेगा? दोनों का यूनियन बी है। ये तभी पॉसिबल होगा जब ए बी में कंटेंट होगा, क्योंकि इस कंडीशन में अगर हम दोनों का यूनियन निकालते हैं वी गेट बिगर सेट दैट इज बी। और ये कंडीशन का वेन डायग्राम भी यही रहेगा। अगर हम दोनों का इंटरसेक्शन निकालें, ए आएगा, इंटरसेक्शन में छोटा सेट आता है, यानी जो दोनों में कॉमन है, क्योंकि ए इटसेल्फ इज कंटेन्ड इन बी, सो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए। तो ये प्रूफ हो जाता है ऑल दिस 4 कंडीशंस आर इक्विवेलेंट। अब जो रिमेनिंग क्वेश्चंस रह गए हैं, इसमें बहुत ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस हैं, जिसकी थ्योरी हम पहले पढ़ चुके हैं, तो आप उन्हें पूरा करिएगा। इनकेस कोई क्वेश्चन अगर आपको नहीं आता तो कमेंट में पूछिए आप उससे। एक क्वेश्चन जैसे मैं आपको बता रहा हूं, फर्स्ट वाला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, डिसाइड द अमंग द फॉलोइंग सेट विच आर द सबसेट ऑफ ईच अदर। जैसे इसमें आपको 4 सेट गिवन है, ए सेट गिवन है, बी गिवन है, सी एंड डी, ये 4 सेट हमें गिवन है। सेट ए सेटिस्फाइंग द रिलेशन एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, जिसके आपको फैक्टर बनाने होंगे। 12 के फैक्टर बना के आपको लाना है -8, यानी कि -6 और -2, सो x की दो वैल्यू आएंगी 2 और 6। तो ए सेट के एलिमेंट आ गए 2 और 6। बी सेट के एलिमेंट्स हमें गिवन है 2, 4, 6। एलिमेंट ऑफ सी सेट 2, 4, 6, 8 and so on, and element of D is only 6। केवल ये बताना है कौन सा सेट किसका सबसेट होगा। सबसे पहले ए सेट 2, 6 है, तो ए बी में कंटेंट हो रहा है। ए सबसेट ऑफ बी जो ए है दैट इज ऑल्सो कंटेन्ड इन सी। अब जो बी सेट है ये भी तो सी में कंटेन्ड है, तो बी सबसेट ऑफ सी। इसके बाद जो डी है वो ए में कंटेन्ड है, डी सबसेट ऑफ ए। जो डी है ये बी सेट में भी कंटेन्ड है, जो डी सेट है ये सी में भी कंटेन्ड है। सो जितने भी पॉसिबल सबसेट हो सकते थे हमने इसे लिख लिया। तो बच्चों ये हमने सेट्स तक पूरा कवर करा है, और कुछ क्वेश्चंस मैंने इसमें रहन दिए हैं जो काफी आसान क्वेश्चन थे। कोई डाउट अगर आपको एग्जिस्ट करता है तो आप उसे कमेंट में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो मैं लेकर के आऊंगा जिसमें मैं ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्ट करने वाला हूं, लेकिन उससे पहले आप इसे अच्छी तरह से रिवाइज कीजिए, रिकॉल कीजिए। ओके बच्चों, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।